गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अब तक जो हम हैं मॉनसून बुक के 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज जो हम अपना 4th चैप्टर करेंगे, 4th चैप्टर है हमारा स्टोरी ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन की कहानी, रिटन बाय हेलन केलर। हेलन केलर है, इसके टाइटल हुआ स्टोरी ऑफ माय लाइफ हेलन केलर। हेलन केलर का लिखा हुआ है कि मेरे जो जीवन की कहानी है उसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है, यूनिट 4। इसके राइटर और देख लेते हैं एक बार। कई बार क्या होता है कि जो लेसन होता है वो किसी की कभी ऑटोबायोग्राफी होता है, एक बायोग्राफी होता है। बायोग्राफी वो होता है बेटा जो इंसान अपने बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में लिखता है, और बायोग्राफी किसी के भी जीवन के बारे में लिखी जाती है। जैसे आप एक राइटर हैं, आप महात्मा गांधी के जीवन के बारे में लिखें, आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में लिखें, तो वो क्या लिखते हैं, आप जब किसी और के जीवन के बारे में लिखते हैं उसको बोलते हैं हम बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी होती है जब ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में लिखी गई कहानी। तो यहाँ पे इसके राइटर भी है हेलन केलर। द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन की कहानी, हेलन केलर, ये हमारा टाइटल, और इसके राइटर भी हेलन केलर हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी जो हम लेसन करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, एक बार उस लेसन को सेल्फ रीड करते हैं, हम खुद रीड करके उसको देखते हैं कि भाई उसमें कौन सा वर्ड है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका हमें मीनिंग का नहीं पता है, या फिर ऐसा कोई वर्ड जो रीड करने में मुश्किल लगता है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या करते हैं, उनको पहले अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करके पूरा चैप्टर जैसे ऐसे पढ़ते रहेंगे, और उसको अंडरलाइन करने के बाद जो वर्ड डिफ़िकल्ट हमें लगते हैं हम क्या करते हैं, उनको नोटबुक में लिख लेते हैं। और जैसे टीचर, यानी कि मैं आपको उस लेसन को टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ, मीनिंग्स हैं वो मीनिंग्स उनको डिस्कस करता हूँ, तो उन मीनिंग को समझ के, उनके वर्ड्स के जो अर्थ हैं उनको समझने के बाद फिर आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करें, उसको लिखें कैसे आप लिखना चाहते हैं अपनी सुविधानुसार, कैसे आप उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, आपको उस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, कैसे जिस तरीके से आप उस वर्ड को लगता है कि हाँ आप इस सेंस में इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो वेल अबाउट द वे हाउ टू यूज़ अ पार्टिकुलर वर्ड दैट यू हैव रेड अबाउट इन एनी चैप्टर इन योर बुक। सो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि जस्ट यू रीड आउट द वर्ड एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दैट। नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड इज़ नॉट enough. Better would be if you understand how to use that particular word in your own sentence. That is the main thing that the student should learn from chapter reading. Okay, so now is the time to begin this chapter. So जो शुरू में दिया गया है इसमें, ये हमारा लिसनिंग स्किल है बच्चों, आपको पता है। इसके लिए एक ऑडियो आपको सुनाया जाता है, और फिर उस ऑडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है फिर उसके आधार पे आपने लिसन टू द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर्स टू द रीडर्स। उसके आंसर कोई रीडर्स आपको ऑडियो में दी जाएगी और वो सुनाई जाएगी ऑडियो को लिसन करने के बाद, उसमें आपने लिखना है। तो चलिए पहले अब शुरू करते हैं आज का लेसन। रीड। डू यू थिंक लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नोइंग द वर्ल्ड? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि इस संसार को जानने के लिए लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण होती है? आप इस संसार को कैसे जानेंगे? आप इंसान है ना, तो इंसान लैंग्वेज को समझता है, लैंग्वेज को बोल सकता है। और लैंग्वेज कैसे होती है कि सांकेतिक होती है, संकेत के द्वारा अपनी बातों को समझाना, बोल के समझाना किसी को, ठीक है। संकेत मतलब इशारे से, इंडिकेशंस दे के समझाते हैं, या फिर हम उसको बोल के बताते हैं कि ये चीज़ है, तो वो लैंग्वेज ही हुई ना। और जो थर्ड है वो करते हैं हम लैंग्वेज को रीड करके समझ जाते हैं, ठीक है, राइट और रीड करते हैं उसको।
तो हम समझ जाते हैं कि लैंग्वेज। तो क्या आपको लगता है इस दुनिया को जानने के लिए लैंग्वेज को जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है? डू यू थिंक लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नोविंग द वर्ल्ड? क्या आपको लगता है इस संसार को जानने के लिए लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट, भाषा महत्वपूर्ण होती है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हेलन केलर। ये हेलन केलर की कहानी है। हु बिकेम बोथ डीफ एंड ब्लाइंड एट द वेरी यंग एज ऑफ 19 मंथ्स। केवल 19 महीने की थी वो, उसी समय वो डीफ और ब्लाइंड यानी अंधी और बहरी हो गई, जब केवल वो 19 मंथ्स ओल्ड थी, केवल 19 महीने की थी। बाय द टाइम शी वॉज अबाउट 7 years old, शी एंड हर फैमिली हैड ए वराइटी ऑफ साइंस बिटवीन दैमसेल्व्स। वराइटी ऑफ साइंस मतलब इशारे करना, इशारे से समझाना। बिटवीन दैमसेल्व्स अपने बीच में, बिटवीन टू के बीच में होता है वैसे, और अमोंग होता है ज़्यादा के बीच में। तो बाय द टाइम शी वॉज अबाउट 7 years old, बाय द टाइम बाय द टाइम शी वॉज अबाउट 7 years old, जब तक वो 7 वर्ष की हुई उस समय तक सी एंड हर फैमिली, वह और उसका परिवार, तो दो ही हो गए ना। फैमिली इज ए यूनिट, मीन्स सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है इसका, तो अमोंग इसलिए यहाँ पे करेक्ट है इसको। ठीक है, बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बात। ट्रांसलेशन के साथ थोड़ा लैंग्वेज के ग्रामेटिकली भी हमें थोड़ा उसको समझें तो अच्छा लगेगा। बाय द टाइम शी वॉज अबाउट 7 years old, जब तक वो 7 वर्ष की हुई, वह और उसका परिवार हैड ए वराइटी ऑफ साइंस, काफ़ी सारे इशारे रखता था। बिटवीन दैमसेल्व्स अपने बीच में इशारे रखता था। वराइटी ऑफ साइंस, वराइटी विभिन्न प्रकार के इशारे, यानी कि बातों को कहने के, एक दूसरे को समझाने के, इशारों से बात करना वो सीख गए थे जब तक वो 7 वर्ष की हुई। क्योंकि बच्ची थी तब तो वो डीफ एंड ब्लाइंड थी, लेकिन जैसे ही बड़ा हुई अंडरस्टैंडिंग तो जागेगी ना उसकी। अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे उसे इशारे से समझा, लैंग्वेज है वो, इंडिकेशन से लैंग्वेज है उसको समझी। तो मैंने कहा ना लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट टू नो दिस वर्ल्ड। और लैंग्वेज रीड एंड राइट से समझते हैं, स्पीकिंग करने से समझते हैं, इंडिकेशन से समझते हैं, इशारे से। देन कैलर्स मदर फाउंड ए टीचर हु वुड चेंज हर लाइफ। तब तक जो कैलर की मम्मी को एक टीचर मिल गया था, फाउंड ए टीचर हु वुड चेंज हर लाइफ, जो उसके जीवन को बदल दिया, जिसने एक ऐसे टीचर उसको मिल चुका था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ इज़ द वन ऑन विच माई टीचर एन ए मैन्सफील्ड सुविलिवैन केम टू मी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आई रिमेंबर, सबसे महत्वपूर्ण दिन जो मुझे याद है, इन माई लाइफ मेरे जीवन में, इज़ द वन, वो दिन है, वह दिन है, ऑन विच माई टीचर, जिस दिन मेरी जो टीचर थी जिसका नाम था एन ए मैन्सफील्ड सुलिविमन। तो ये जो टीचर है, जब तक वो टीचर केम टू मी, मेरे पास है, यानी मुझसे जुड़ गई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है जो मेरे जीवन में मुझे याद है, वो दिन है जब मेरी अध्यापक एन ए मैन्सफील्ड सुलिन वो मेरे पास आई, मुझसे जुड़ गई, भावनाओं से मुझसे वो मिल गई। ये बात किसने कही है? हेलन केलर। आई एम फिल्ड विद वंडर व्हेन आई कंसिडर द इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू लाइव्स विच इट कनेक्ट्स। आई एम फिल्ड विद वंडर, मुझे हैरानी हो गई, मैं बहुत सारी हैरान हो गई। व्हेन आई कंसिडर, जब मैंने समझा कि जो इमेजरेबल, अतुलनीय है, मतलब अतुलनीय क्या कहेंगे उसको, इमेजरेबल, जिसको तोला नहीं जा सकते, जिसको नापा ना जा सके, जिसको आंकलन है जिसका किया जा सके, वो कॉन्ट्रास्ट था बिटवीन द टू लाइफ्स, दो जिंदगियों के बीच में, विच इट कनेक्ट्स, जो दो जिंदगी, एक उसके टीचर की, एक स्टूडेंट हेलन केलर की, जो दो व्यक्तियों की ज़िंदगी है, उनके बीच में ये जो अतुलनीय, जिसको नापा ना जा सके, ऐसा इमेजरेबल है, वो समझ चुकी थी उसको। इट वॉज द 3rd of March 1887, ये मार्च 1887 की बात है। 3 months बिफोर आई वॉज 7 years old, केवल 3 महीने पहले मेरे 7 वर्ष होने के, मैं 7 वर्ष की हो जाऊँ उससे केवल 3 महीने पहले की बात है ये। और डेट है जिसकी
मार्च 1887 में क्या हुआ? On the afternoon of that eventful day, उस दिन हाँ जी, तो यहाँ से On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb expectant. On the afternoon, हाँ जी यहीं से है। तो on the afternoon of that eventful day, उस दिन, eventful day मतलब उत्साहपूर्ण जो दिन था, eventful day था, उस दिन उसकी दोपहर को I stood on the porch, मैं मुंडेर के ऊपर खड़ी थी, पोर्च पर। डंप बिल्कुल बहरी, गूंगे की तरह, एक्सपेक्टेंट और उम्मीद से भरी हुई थी। आई गेस्ड विजुअली फ्रॉम माई मदर साइंस एंड फ्रॉम द हरिंग टू एंड फ्रो इन द हाउस दैट समथिंग अनयूजुअल वाज अबाउट टू हैपन, सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स। आई गेस्ड विजुअली, मुझे कुछ धुंधला सा, कुछ हल्का फुल्का सा मुझे अनुमान लगा, गैस किया मैंने। फ्रॉम माई मदर साइंस, मेरी माँ के हाव भाव से, साइन से, उसके इशारों से, तो मैंने ऐसा अनुमान किया कि फ्रॉम द हरिंग टू एंड फ्रो, फ्रॉम द हरिंग टू एंड फ्रो इन द हाउस, जो कि घर में टू एंड फ्रो, इधर उधर, हरिंग जल्दबाजी में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी, तो उन हाव भाव से माँ के मुझे एहसास हुआ, मुझे गैस हुआ, अनुमान किया मैंने, इन द हाउस दैट समथिंग अनयूजुअल वाज अबाउट टू हैपन, कि कोई अनयूजुअल सी, असाधारण सा, अजीब सी जो चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो प्राय अक्सर ऐसे नहीं होता है, अनयूजुअल सी चीज़ है, वो वॉज अबाउट टू हैपन, वो लगभग होने वाली थी, मुझे ऐसा कुछ अनुमान सा लगा। सो आई वेंट टू द डोर, इसीलिए मैं दरवाजे तक गई, दरवाजे पास गई, एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स, और दरवाजे पर सीढ़ियाँ थी जो, वहाँ उन पे बैठ के इंतज़ार किया कि क्या है जो आज स्पेशल सा घटित होने वाला है, अनयूजुअल सी वो बात, उसके बारे में सोचने लगी वहाँ पे वेट करते हुए। द आफ्टरनून सन penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch, जो पोर्च था वहाँ पे, मुंडेर थी, वहाँ पे जो दोपहर का सूरज था वो चुभने लगा, मतलब तीखा हो गया सूरज, काफ़ी गर्म हो गया वो। द मास ऑफ हनी शकल, जहाँ वहाँ पे हनी शकल के जो पेड़ थे, खुशबूदार पौधे थे, फूलों वाले पौधे थे हनी शकल, तो उनके ऊपर वो चुभने सा लगा। दैट कवर द पोर्च, जो पौधे पोर्च को ढके हुए थे, घर पे एंट्रेंस है इसको ढके हुए थे ये पौधे जो दिखाए गए, ये इनके ऊपर है जो, वो काफ़ी सूरज है वो तेज़ हो गया था, और यहाँ पे एंड फेल ऑन माई अनटर्न्ड फेस, और अब क्योंकि यहाँ पे मैं बैठी थी, यहाँ इन सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, यहाँ सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, अब सामने फेस किया हुआ, तो सामने से क्या है, सूरज की किरणें सीधे मेरे चेहरे पे पड़ने लगी, ठीक है। तो वहाँ पे एंड फेल ऑन माई अनटर्न्ड फेस, क्योंकि सीधा अनटर्न्ड बिना घुमाए, तो चेहरा सामने था ना, अनटर्न्ड था वो, बिल्कुल सामने देखा, स्ट्रेट देख रहा था, तो चेहरे पे मेरे वो गर्मी गिरने लगी, गर्मी पड़ने लगी, तो सन रेज थी जो पिनिट्रेट करने लगी वो। माई फिंगर्स लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली, माई फिंगर्स, मेरी उंगलियां लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द फैमिलियर लीव्स एंड bosoms which had just come forth to greet the sweet southern spring, तो मेरी उंगलियां लिंगर्ड, वो टटोलने लगी, अनकॉन्शियसली, अनभिज्ञता से, मतलब रैंडमली या कह लीजिए, या फिर
अनकॉन्शियसली विदाउट नोविंग, जो उसकी उंगलियां हैं वो पौधे जो वहाँ उगे हुए थे हनीसकल्स, उनके ऊपर वो उंगलियां उसकी फिरने लगी, वो उनको स्पर्श करने लगी। ऑन द फैमिलियर लीव्स, वो उसके जान पहचान से के पत्ते जिनके ऊपर वो अक्सर ऐसा करती, बोजम्स में थे, वो खिले हुए पत्ते थे बिल्कुल, तो उनके ऊपर उसकी उंगलियां रेंगने लगी। विच हैड जस्ट कम फॉर्थ टू ग्रीट द स्वीट साउथर्न स्प्रिंग, जो अभी अभी उगे थे वो पौधे। विच हैड जस्ट कम फॉर्थ, जो अभी अभी निकले थे, फोर्थ बाहर निकले थे अपने में से, मतलब उनकी टहनियाँ फैलने लगी थी। हैड जस्ट कम फॉर्थ, चार ओर फैलने लगी थी। टू ग्रीट द स्वीट साउथर्न स्प्रिंग, दक्षिणी जो स्प्रिंग थी, बसंत ऋतु थी, उसकी मिठास को, उसकी सुंदरता को, स्वीटनेस को निहारने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए वो उसके जो पौधे पत्ते हैं, वो पंखुड़ियाँ उनकी निकलने लगी थी, और उनके ऊपर अब मेरे हाथ रेंग रहा था वहाँ बैठे हुए, और सामने से वो सूरज की गर्मी अब दोपहर में तेज़ हो गई थी। आई डिड नॉट नो वट द फ्यूचर हैड फॉर मी, मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य में मेरे लिए क्या है। एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कॉन्टीन्यूसली फॉर वीक्स, एंगर एंड बिटरनेस, गुस्सा और कड़वाहटपन, हैड प्रेड अपॉन मी कॉन्टीन्यूसली, मेरे ऊपर लगातार बनी हुई थी कई सप्ताह से, 4 वीक्स, एंड ए डीप लैंगोर हैड फॉलोड दिस पैशनेट स्ट्रगल, और एक जो थकान थी, एक काफ़ी लंबे समय से थकान थी, डीप लैंगोर, टायर्डनेस थी, हैड फॉलोड दिस पैशनेट स्ट्रगल, और जो ये भावनात्मक स्ट्रगल है, जो संघर्ष मैं अपने जीवन से कर रही थी, उसमें एक बहुत ही थकान सी आ गई थी, और मुझे नहीं पता था कि अब क्या होगा। एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कॉन्टीन्यूसली, गुस्सापन और कड़वाहट मेरे अंदर लगातार कई हफ्ते से गिर रही थी, प्रेड अपॉन मी, एंड अ डीप लैंग्योर, एक गहरी थकान, हैड फॉलोड द पैशनेट स्ट्रगल, ये भावनात्मक जो मेरा स्ट्रगल था जीवन में उतना, तो उसके साथ ही वो चीज़ भी आई थी। हैव यू एवर बीन एट सी इन द डेंस फॉग, हैव यू एवर बीन एट सी, क्या आप कभी समुंदर की ओर गए हो? इन डेंस फॉग, जब काफ़ी सारी धुंध पड़ी हुई हो, काफ़ी मिस्टी हो, मतलब आप मुश्किल से आगे देख पाएँ, कभी कोई चीज़ जब विजिबल ना हो, इतनी थिक फॉग, इतनी डेंस जो फॉग है जब ऐसी फैली हुई हो, और ऐसे में आप क्या कभी समुंदर किनारे की ओर गए? हैव यू एवर बीन टू द सी शोर? व्हेन इट सीम्ड एज इफ ए tangible white darkness shut you in, and great ship, tense and anxious, grouped her way toward the shore, and you waited with a beating heart for something to happen. तो क्या कभी आप समुद्र के किनारे पे गए हो? When it seemed as if, जब ऐसा लगता है मानो कि कोई चीज़ है, वो आप महसूस कर सकते हो। एज इफ ए टिंगेबल वाइट डार्कनेस, की आपकी आंखों के सामने क्या है, दैट इफ़ ए टेंगिबल वाइट डार्कनेस सट यू इन, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल सफ़ेद अंधेरा वो आपके सामने छाया हो, मतलब धुंधला सा, ये था कि उसको काला नहीं दिखाई देता था, उसको बिल्कुल धुंधला दिखाई देता था, कुछ भी उससे आगे नहीं था, जैसे सफ़ेद है, जैसे एक नॉर्मल इंसान को धुंध के दौरान दिखता है। और ख़ासकर जो धुंध है ना, कभी देखना आप समुद्र किनारे की ओर या नदी किनारे की ओर बढ़ते हुए, वो धुंध है वो ज़्यादा काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है।